नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड महामारी के बाद विश्व ने भारत की स्वास्थ्य क्षमता को पहचाना। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2 वर्ष पूरे। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात नगर निकाय चुनाव में सभी 6 नगर निगमों में जीत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अहमदाबाद के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने लद्दाख के सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए लेह में परीक्षा केंद्र बनाया। तेलंगाना सरकार ने आज से कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खोले। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, G20 देशों में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाला भारत एकमात्र देश। नेपाल उच्चतम न्यायालय ने सरकार द्वारा पिछले वर्ष भंग की गई संसद को बहाल किया। अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स कार दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से अहमदाबाद में। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने देश में कोविड महामारी के दौरान बहुत कम समय में एक मजबूत स्वास्थ्य ढांचा तैयार किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में आयोजित एक वेबिनार में कल श्री मोदी ने कहा, कोविड महामारी के बाद विश्व ने भारत की स्वास्थ्य क्षमता को पहचाना है। बीता वर्ष एक तरह से देश के लिए, दुनिया के लिए, पूरी मानव जात के लिए और खास करके हेल्थ सेक्टर के लिए एक प्रकार से अग्नि परीक्षा की तरह रहा था। मुझे खुशी है कि आप सभी देश का हेल्थ सेक्टर इस अग्नि परीक्षा में हम सफल हुए हैं। अनेकों की जिंदगी बचाने में हम कामयाब रहे हैं। मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी से निपटने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर विश्व की निगाहें भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र पर हैं। विश्व स्वास्थ्य सेंटर WHO भारत में अपना ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन भी शुरू करने जा रहा है। ऑलरेडी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। भारत सरकार उसकी प्रक्रिया भी कर रही है। ये जो मान सम्मान मिला है, इसको हमें दुनिया तक पहुंचाना हमारा दायित्व बनता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में अभूतपूर्व आवंटन किया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार प्रत्येक देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी जैसी स्थिति से भविष्य में प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि देश के दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाया है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे देश में मजबूत स्वास्थ्य ढांचा तंत्र तैयार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों को स्वस्थ रखने के लिए 4 मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। भारत को स्वस्थ रखने के लिए हम 4 मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं। पहला मोर्चा है प्रिवेंशन ऑफ इलनेस और प्रमोशन ऑफ वेलनेस। दूसरा मोर्चा गरीब से गरीब को सस्ता और प्रभावी इलाज देने का है। आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जैसी योजनाएं यही काम कर रही हैं। तीसरा मोर्चा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की क्वांटिटी और क्वालिटी में बढ़ोतरी करना। चौथा मोर्चा है समस्याओं से पार पाने के लिए मिशन मोड पर, फोकस तौर पर और समय सीमा में हमें काम करना।
श्री मोदी ने कहा कि भारत ने वर्ष 2025 तक देश से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत में दुनिया भर से विद्यार्थियों के आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति करने में भी भारत सक्षमता की ओर बढ़ रहा है। कोरोना के दौरान हमने वेंटिलेटर और अन्य सामान बनाने में जो महारत हासिल कर ली है, इसकी वैश्विक डिमांड पूरी करने के लिए भी भारत को तेजी से काम करना होगा। क्या भारत ये सपना देख सकता है कि दुनिया को जिस आधुनिक मेडिकल इक्विपमेंट की आवश्यकता है, वो कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बने, भारत ग्लोबल सप्लायर कैसे बने और एफोर्डेबल व्यवस्था होगी, सस्टेनेबल व्यवस्था होगी, यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी होगी। मैं पक्का मानता हूं दुनिया की नजर भारत की तरफ जाएगी और हेल्थ सेक्टर में जरूर जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 1 करोड़ 19 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। टीकाकरण के अभियान के 39वें दिन कल तक 1,61,840 लोगों को कोविड टीका लगाया गया। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75% से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार 50 वर्ष से अधिक आयु वाली तीसरी श्रेणी के लिए भी टीकाकरण अभियान शुरू करने वाली है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि 187 लोगों में ब्रिटेन वाला स्ट्रेन, 6 लोगों में दक्षिण अफ्रीका का और 1 व्यक्ति में ब्राजील वाला स्ट्रेन मिला है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और केरल के कुछ जिलों में अचानक संक्रमण के बढ़े मामले इन बाहरी स्ट्रेन के कारण हैं। डॉक्टर पॉल ने कोविड वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.24% हो गई है। अब तक 1,07,12,000 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में करीब 1,47,000 कोविड मरीज हैं, जो कुल रोगियों का केवल 1.34% हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्य राज्यों में कोविड मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर कल कोविड प्रबंधन की समीक्षा की और अधिकारियों को कोविड टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से सावधान रहने को कहा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना को लेकर निर्धारित सभी प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटरों के साथ ही कोविड अस्पतालों में भी नियमित बैठक करने के निर्देश दिए और सभी कार्यालयों को अपने यहां स्थापित कोविड हेल्प डेस्क को सुचारू रूप से चलाने को कहा है। लोगों को लगातार कोरोना वायरस से बचाव से जुड़े उपायों के बारे में भी जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच रोज मिलने वाले नए कोविड रोगियों की संख्या कम होने के बावजूद राज्य सरकार प्रतिदिन 1 लाख से अधिक जांचें कर रही है। कल प्रदेश में कोरोना के 108 नए मरीज सामने आए, वहीं 202 मरीज इस वायरस से पूरी तरह से मुक्त हो गए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 6,38,173 हो गई है। दिल्ली सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि कोरोना वायरस से अब तक 6,26,216 व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 10,903 हो गई है। पंजाब में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 1 मार्च से इमारतों के अंदर 100 और खुले मैदान में 200 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को ये अधिकार भी दिया है कि वे जरूरत पड़ने पर अपने अपने जिलों में रात का कर्फ्यू भी लगा सकते हैं। बिहार सरकार ने राज्य के उन क्षेत्रों में छोटे छोटे नियंत्रण क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है जहां कोविड के नए मामले बढ़ रहे हैं। राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि इन क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति की जांच कराई जाएगी। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को कहा गया है कि होमगार्ड्स का टीकाकरण अगले 3 दिन में पूरा किया जाए। इस बीच बिहार में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 99.21% हो गई है। 18 जिलों से कोविड की पुष्टि का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले सप्ताह से राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी है।
महाराष्ट्र से जुड़े जिलों में एहतियाती कदम उठाए गए हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से सटे सभी जिलों में आने वाले व्यक्तियों का तापमान परीक्षण शुरू हो गया है। आगामी शिवरात्रि पर्व को लेकर सीमावर्ती जिले अलर्ट पर हैं। महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोग सीमावर्ती जिलों के आयोजित मेलों में ज्यादातर छिंदवाड़ा और बैतुल में शामिल होते हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा ने कहा है कि एहतियात के तौर पर मध्य प्रदेश सरकार से अनिवार्य अनुमति के बाद ही जिलों में कलेक्टरों द्वारा रात्रि कर्फ्यू लगाया जा सकता है। बालाघाट कलेक्टर द्वारा जारी किए गए रात्रि कर्फ्यू आदेश को कल देर शाम स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में बुधवार को सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों की जांच के निर्देश दिए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार मुंबई, दिल्ली से रायपुर और जगदलपुर बस्तर हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले यात्रियों की कोविड जांच और संपर्कों की पहचान की जाएगी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली से सड़क या रेल मार्ग से आने वाले यात्रियों की विशेष जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों से कोविड रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का अनुरोध किया है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड महामारी के बाद विश्व ने भारत की स्वास्थ्य क्षमता को पहचाना। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2 वर्ष पूरे। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात नगर निकाय चुनाव में सभी 6 नगर निगमों में जीत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अहमदाबाद के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने लद्दाख के सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए लेह में परीक्षा केंद्र बनाया। तेलंगाना सरकार ने आज से कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खोले। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, G20 देशों में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाला भारत एकमात्र देश। नेपाल उच्चतम न्यायालय ने सरकार द्वारा पिछले वर्ष भंग की गई संसद को बहाल किया। अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स कार दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से अहमदाबाद में। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर और जामनगर के सभी 6 नगर निगमों में जीत दर्ज की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कल सभी 6 नगर निगमों में मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न हुई। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 6 नगर निगमों में सत्ता बरकरार रखी है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार 6 नगर निगमों की कुल 575 सीटों में से भाजपा ने 482 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को 55 सीटें मिली। राज्य में पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने सूरत नगर निगम की 27 सीटों पर जीत हासिल की, तो बहुजन समाज पार्टी को 3 सीटें मिली, जबकि 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती है। राज्य में पहली बार चुनाव लड़ रही AIMIM पक्ष ने भी अहमदाबाद में 7 सीटें हासिल की हैं। राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने चुनावों में पार्टी की शानदार जीत के बाद भाजपा में विश्वास बरकरार रखने के लिए मतदाताओं को धन्यवाद दिया। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने और उस पर भरोसा करने के लिए गुजरात के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि गुजरात में नगर निगम चुनावों के परिणामों से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि राज्य के लोगों की विकास और सुशासन की राजनीति पर अटल आस्था है। उन्होंने कहा कि गुजरात में 2 दशक से भी अधिक समय से शासन कर रही भाजपा के लिए इस तरह की शानदार सफलता बहुत मायने रखती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात में नगर निगम चुनाव में भाजपा ने 85% सीट जीती हैं और राज्य के लोगों ने एक बार फिर पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस की कई सीटों पर जमानत जब्त हो गई है और कई स्थानों पर वो तीसरे और चौथे स्थान पर रही। उन्होंने कहा कि मात्र 44 सीटें देकर लोगों ने कांग्रेस नेताओं को आत्मनिरीक्षण करने का संदेश दिया है। निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि आयोग आज 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए बैठक करेगा। शुक्रवार को निर्वाचन उपायुक्त सुदीप जैन,
चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए कोलकाता जाएंगे। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुचेरी में विधानसभाओं का कार्यकाल मई के अंत में या जून में खत्म हो रहा है। 294 सदस्यों की पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को आज 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में की थी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत देश भर के सभी किसान परिवारों को सहायता प्रदान कर उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जाते हैं। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित की जाती है। योजना के शुरुआत से अब तक 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक किसानों के खाते में पहुंच चुका है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों की आय में संवर्धन के लिए लागू की गई थी, लेकिन बाद में इस योजना का विस्तार भी किया गया। हालांकि संपन्न किसानों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। तेलंगाना सरकार ने कोविड लॉकडाउन के बाद आज से 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षाओं के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। राज्य की शिक्षा मंत्री सविता इंद्र रेड्डी ने बताया कि स्कूलों को कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा और छात्रों को कक्षाओं में उपस्थित होने के लिए अभिभावकों की सहमति अनिवार्य होगी। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए कोविड से संबंधित सभी एहतियाती उपाय किए जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने लेह में सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए नया केंद्र खोला है। इस केंद्र में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के आवेदकों को परीक्षा में भाग लेने का अवसर मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा इस वर्ष 27 जून को होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए लेह में सिविल सेवा परीक्षा के लिए नए केंद्र की मंजूरी एक बड़ी राहत है। इस साल 27 जून को सिविल सेवा के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने वाला लेह देश का 73वां केंद्र होगा। लेह उपायुक्त लेह केंद्र के लिए समन्वयक पर्यवेक्षक होंगे। पर्यवेक्षक को परीक्षा स्थलों पर यूपीएससी द्वारा निर्धारित पहुंच, बुनियादी ढांचे और अन्य मापदंडों को सुनिश्चित करना होगा। लद्दाख से कम 800 उम्मीदवारों का प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने की उम्मीद है। कोविड महामारी के बीच नीट परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित करने के बाद अब यूटी प्रशासन सिविल्स की परीक्षा को प्रतिष्ठापूर्वक ले रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा। 4 दिन का लद्दाख शीतकालीन महोत्सव कल संपन्न हो गया। ये वार्षिक आयोजन लद्दाख में शीतकालीन पर्यटन और साहसिक गतिविधियों पर केंद्रित था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। पहली बार लेह और कारगिल दोनों जिलों में कोविड-19 की स्थिति के बीच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडियम से ये महाउत्सव आयोजित किया गया। इस वर्ष का महाउत्सव साहसिक गतिविधियों, सांस्कृतिक विरासत और कोविड-19 के बाद पर्यटन बहाल करने तथा लद्दाख को वर्ष भर पर्यटन केंद्र बनाने पर केंद्रित था। महोत्सव के दौरान देश भर से आए विशेषज्ञों ने लद्दाख में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के बारे में विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर ने महोत्सव के समापन पर लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के बारे में अपने सुझाव साझा किया। आकाशवाणी के लिए लेह से मैं यांगचन रोलमा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन हमारे समय का ज्वलंत मुद्दा है। कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जलवायु और सुरक्षा के मुद्दे पर बोलते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि G20 देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी प्रतिबद्धताओं का पालन कर रहा है। महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए श्री जावड़ेकर ने जलवायु के अनुकूल जीवन शैली अपनाने की अपील की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। ये स्टेडियम 63 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है। इसमें 1,10,000 लोग बैठ सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस स्टेडियम में 76 कॉर्पोरेट बॉक्स, ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल, इंडोर अकेडमी, खिलाड़ियों के लिए 4 ड्रेसिंग रूम और फूड कोर्ट मौजूद हैं।
नए बनाए गए विश्व के सबसे बड़े मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में वर्तमान समय के क्रिकेट के लिए सभी आधुनिक सुविधा और टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई गई है। भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर और क्रिकेट समीक्षक अमित साहिबा ने आकाशवाणी को बताया कि लगातार 2020 मैच खिलाने के लिए जरूरी 4 ड्रेसिंग रूम भी मोटेरा स्टेडियम में उपलब्ध है। लास्ट 20 साल 30 साल में क्रिकेट ने अलग रूप डेवलप किया है, उसके हिसाब से अलग फैसिलिटीज, अलग अलग रिक्वायरमेंट अभी होने लगी है। तो ये नए स्टेडियम में नए रूप से नए क्रिकेट को अनुरूप होके फैसिलिटीज डेवलप की है। जैसे कि देयर आर 4 ड्रेसिंग रूम्स, 4 ड्रेसिंग रूम्स प्लेयर्स के लिए बनाए हुए हैं, क्योंकि अभी क्या है, बैक टू बैक मैचेस आती है, एक दिन में 2 T20 मैच खेलने को होती है, तो चारों टीम के लिए अलग अलग ड्रेसिंग रूम है, प्लस चारों ड्रेसिंग रूम के पीछे प्लेयर्स के लिए जिम है वहाँ पे, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तीसरा है कि 7 पिचेस का लेआउट बनाया हुआ है, तो हर एक मैच के लिए आप अलग अलग पिच यूज कर सकते हो। और एक और चीज है, अगर बारिश आ जाता है तो जैसा बारिश रुकता है विदिन 30 मिनट्स आप मैच स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे बढ़िया चीज है सिक्योरिटी ऑफ प्लेयर्स एंड पब्लिक। पब्लिक के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1,10,000 आदमी यहाँ पे देखने आएंगे, तो उनके लिए 5 मिनट काफी है पूरा स्टेडियम खाली करने के लिए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा 2020 में भाग लेने के लिए महाराष्ट्र से कुल 104 विद्यार्थियों का चयन किया गया था। इस विचारात्मक कार्यक्रम में भाग लेने से विद्यार्थियों को काफी मदद मिली थी। केंद्रीय विद्यालय AFS ठाणे की 10वीं की छात्रा श्रावणी जावले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक से उन्हें काफी जानकारी प्राप्त हुई। श्रावणी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की सलाह से उसे परीक्षा के तनाव से उबरने में भी काफी मदद मिली। उन्होंने पहले हमें समझाया कि परीक्षा क्या होती है और उनसे जो हमें डर है वो इतना नहीं है कि आप परीक्षा न दो। मैं बहुत डरी हुई थी और ये इतना ट्रॉमेटाइज हो गए थे। पहली बात तो उन्होंने समझाया परीक्षा क्या होती है, फिर परीक्षा के जो डर होता है वो ओवरकम कैसे करेंगे आप। जैसे उन्होंने बोला कि 24 घंटे पढ़ाई करने से आपको अच्छे मार्क्स नहीं आ जाएंगे, आपको हर एक चीज अच्छे से करनी होगी। स्ट्रेस हो रहा है तो आप 1-2 किलोमीटर भाग आइए ताकि वो जो पूरा स्ट्रेस है वो आपके पसीने के साथ निकल जाए, ताकि आपको एक शांति मिले, धैर्य मिले कि आप अब कर सकते हैं। नेपाल उच्चतम न्यायालय ने कल अपने ऐतिहासिक फैसले में भंग प्रतिनिधि सभा को फिर से बहाल करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चौलेन्द्र शमशेर की अध्यक्षता वाले 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने 20 दिसंबर 2020 को प्रतिनिधि सभा को भंग करने के सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद को भंग कर दिया था और अप्रैल-मई 2021 में मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की थी। विख्यात गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स को कल अमेरिका में हुई सड़क दुर्घटना में गंभीर चोटें आई हैं। उनकी कार सड़क से फिसल जाने से हुई इस दुर्घटना में वुड्स के दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हुए हैं। लॉस एंजलिस काउंटी के शेरिफ एलेक्स विलानोवा ने बताया कि दुर्घटना के बाद वुड्स का ऑपरेशन किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की क्रिकेट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच आज दोपहर अहमदाबाद के सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा में खेला जाएगा। ये टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल दोपहर 2 बजे से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और रवि, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। धन्यवाद चंद्रिका। कोरोना के कुछ राज्यों में बढ़ रहे मामलों पर लगभग सभी अखबारों ने चिंता जाहिर की है। अखबारों ने लिखा है 3 राज्यों में मिला कोरोना का नया प्रतिरूप, सिर्फ 2 राज्यों में 75% नए मामले। दैनिक भास्कर की खबर है पिछले 10 दिन से सक्रिय मरीज 8% बढ़े। आंकड़ों के साथ अन्य अखबारों ने भी इसे पहले पन्ने पर दिया है। हिन्दुस्तान लिखता है दिल्ली सरकार ने कहा महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से आने वाले सभी यात्रियों की RT-PCR रिपोर्ट जरूरी। दैनिक ट्रिब्यून ने प्रधानमंत्री के इस बयान को पहली खबर बनाया है। कोरोना के बाद दुनिया में बड़ी प्रतिष्ठा। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 118 अर्जुन टैंकों की खरीद को मंजूरी दी। अखबारों ने चमोली आपदा में लापता हुए 134 लोगों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर मृत घोषित करने की खबर भी साथ दी है।
उत्तर भारत में मौसम का जिक्र करते हुए दिल्ली एनसीआर में दिन भर गर्मी और सुबह शाम ठंड पर अखबार मौसम विभाग के हवाले से लिखते हैं, एक मजबूत पश्चिम विक्षोभ की संभावना, पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ठंडी हवा से मौसम बदलेगा। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में आज खेले जाने वाले मैच की खबर पहले पन्ने पर है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में भारत इंग्लैंड के बीच मुकाबला होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड महामारी के बाद विश्व ने भारत की स्वास्थ्य क्षमता को पहचाना। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2 वर्ष पूरे। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात नगर निकाय चुनाव में सभी 6 नगर निगमों में जीत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अहमदाबाद के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने लद्दाख के सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए लेह में परीक्षा केंद्र बनाया। तेलंगाना सरकार ने आज से कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खोले। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, G20 देशों में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाला भारत एकमात्र देश। नेपाल उच्चतम न्यायालय ने सरकार द्वारा पिछले वर्ष भंग की गई संसद को बहाल किया। अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स कार दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से अहमदाबाद में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।